भारत की आजादी के बाद लगभग सभी राज्यों का विकास हुआ। किसी की रफ्तार धीमी रही है तो किसी की तेज। लेकिन एक राज्य ऐसा है जो पिछले लगभग 3 दशकों में आगे बढ़ने की बजाय पीछे गया है। वो है पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पश्चिम बंगाल में मुख्य तौर पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से राज्य की सत्ता पर तृणमूल कांग्रेस काबिज है। पश्चिम बंगाल में उद्योगों की दयनीय स्थिति के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी माकपा एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे हैं। वामपंथी शासन के दौरान राज्य से उद्योगों का सफाया हुआ। जिन उद्योगों को वापस लाने का वादा करने वाली ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य अब समाजवादी बनकर रह गया है। नतीजतन पहले से बंद कारखानों के ताले तो खुले नहीं, पर नए कारखाने भी नहीं लग सके। राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निवेशकों को बंगाल में आकर्षित करने के मकसद से साल 2012 में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन शुरू किया, पर स्थिति में सुधार अभी तक दिखाई नहीं दिया है। साल दर साल राज्य सरकार और आए उद्योगपतियों के बीच एमओयू साइन तो हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आया और ये एमओयू ठंडे बस्ते में पड़े रहे। बेसिकली बंगाल इन्वेस्टमेंट समिट एमओयू, एलओआई, ईओआई जैसे सरकारी जार्गन्स में बंद कर रह गया। अभी इसी हफ्ते वर्ष 2023 के लिए 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुत से उद्योगपति आए, छोटे बड़े सब तरह के। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भी आए। समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी तक 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, साथ ही अगले 3 सालों में और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। सुनकर सभी को खुशी हुई, पर मुकेश अंबानी ने भी अपने प्रेजेंस को बिजनेस कम और संस्कृति और धर्म से अधिक जोड़ते हुए ये घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी नीता अंबानी कालघाटी मंदिर के पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थात उनकी उपस्थिति उद्योग और बिजनेस कम तथा धार्मिक कार्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण रही। समिट वगैरह अपनी जगह पर सच यही है कि पिछले लगभग 4 दशकों में पश्चिम बंगाल में निवेश जोखिम भरा साबित हुआ है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने उद्योगों के साथ जो किया वो जग जाहिर है, लेकिन उनके सत्ता से जाने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने जो किया वो भी कुछ कम नहीं है। वैसे भी एक राजनेता के तौर पर इस राज्य में ममता बनर्जी के उद्योग विरोधी होने की शुरुआत तो उनके विपक्ष में रहते हुए ही हो गई थी, जब उन्होंने आंदोलन करके टाटा समूह के नैनो के प्लांट को पश्चिम बंगाल से बाहर करवा दिया था। बंगाल जैसे राज्य में उद्योग लगाना और उसे करना इतना आसान नहीं है जितना गुजरात और अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में है। किसी राज्य में बिजनेस का माहौल बनाने के लिए आर्थिक नीति के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था का होना जरूरी है, और इस फ्रंट पर पश्चिम बंगाल पिछले कई दशकों में कमजोर दिखाई दिया है। आए दिन हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। अब ऐसी कानून व्यवस्था और ऐसी आर्थिक नीति अपनाने वाले राज्य में शायद ही कोई निवेशक निवेश करने को लेकर राजी हो। ऐसे में ममता बनर्जी क्या निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बना पाएंगी? दरअसल पश्चिम बंगाल में बिजनेस का माहौल हर पैमाने पर उद्योग विरोधी रहा है। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को अपने इलेक्ट्रिक कार व्यवसाय के लिए राज्य में निवेश करने के लिए ट्विटर पर उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया था। मस्क को रीट्वीट कर कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे नेता ममता बनर्जी के पास विजन है। बंगाल का मतलब बिजनेस है, आप अपना उद्योग यहाँ शुरू कर सकते हैं। आज ममता बनर्जी लाख ग्लोबल बिजनेस समिट कर लें, लेकिन उनका ये मकसद कितना पूरा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट को ही ले लें। समिट की तारीख से कुछ दिन पूर्व ही टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के बीच कंपनसेशन को लेकर चल रहे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का फैसला आया, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वो टाटा मोटर्स को कंपनसेशन के तौर पर 1600 करोड़ रुपए दे। वैसे तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी के नेता कह ही सकते हैं कि सरकार इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चैलेंज करेगी, पर यह फैसला ही राज्य में इन्वेस्टमेंट के माहौल का खुलासा करने के लिए काफी है। पश्चिम बंगाल में 2012 से इस तरह के समिट का आयोजन होता ही रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें से 99% एमओयू पर कभी कोई काम हुआ ही नहीं। राज्य में ममता बनर्जी सरकार ने निवेश और बड़ी परियोजनाओं की बड़ी घोषणाएं तो की, लेकिन वो पूरी तरह से शुरू हुई ही नहीं। 2015 में राज्य सरकार ने 2.43 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की घोषणा की थी। 2016 में ये आंकड़ा 2.50 लाख करोड़ रुपए हो गया।
2017 में 2.35 लाख करोड़ रुपए, 2018 में 2.19 लाख करोड़ रुपए, 2019 में हस्ताक्षरित एमओयू की कुल राशि 2.85 लाख करोड़ रुपए थी। 2022 में ममता बनर्जी सरकार ने घोषणा की कि 3.42 लाख करोड़ रुपए के 137 समझौता विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से कितने वास्तविक निवेश और परियोजनाओं में परिवर्तित हो गए हैं, ये कोई नहीं जानता। कई योजनाओं को लेकर केंद्र से भी अक्सर उनकी तनातनी सामने आती रही है। राज्य में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जिस तरह से माहौल की जरूरत होती है, उसे देने में ममता बनर्जी की सरकार का इतिहास खराब रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल 8 सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे सामाजिक संकेतकों में उच्च अभाव के स्तर को दर्शाता है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि राज्य में उद्योगों को लेकर ममता बनर्जी की इच्छा शक्ति कभी सकारात्मक रही ही नहीं, जिसका खामियाजा राज्य के आम लोगों से लेकर निम्न तबके तक को भुगतना पड़ा। क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा ही नहीं होंगे, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो ऐसी हालत में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती ही जाएगी। और जब अपने राज्य में काम नहीं मिलेगा, तब लोग पलायन का रास्ता चुनेंगे। ममता के 12 साल से अधिक समय तक सरकार चलाने के बावजूद राज्य में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वे अभी तक रिटॉरिक से ही सरकार चलाती आई हैं। वे हमेशा चुनाव प्रचार की मुद्रा में रहती हैं। ध्यान सत्ता पर पकड़ और वोट बैंक पॉलिटिक्स के विस्तार से आगे नहीं जा पाता। ममता बनर्जी सरकार जरूरी बुनियादी ढांचों पर काम ही नहीं कर पाई है। कुछ महीने पहले पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल को निवेश आकर्षित करने के लिए सड़क संपर्क और गहरे समुद्री बंदरगाह सहित अन्य बुनियादी ढांचों को विकसित करने की जरूरत है। 2022 में रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट में राज्यों की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए बताया गया था कि केरल सहित 5 राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और अगर हालात को जल्द काबू में नहीं लाया गया तो इनकी हालत भी श्रीलंका जैसी ही हो सकती है। आरबीआई के लेख में कहा गया है कि 5 सबसे अधिक कर्जदार राज्यों पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में गैर जरूरी चीजों पर खर्च में कटौती करने की जरूरत है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया है कि उद्योग किस सोच से चलता है। इसका एक उदाहरण देखिए। 2016 में टाटा ने ममता सरकार से निवेदन किया कि अपने प्रोजेक्ट की जमीन के लिए जो 154 करोड़ रुपए टाटा ने खर्च किए हैं, उसका भुगतान कर दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार से इसके लिए मना कर दिया गया। उसके बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया। पीठ में पश्चिम बंगाल सरकार का एक नामित व्यक्ति शामिल था और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार को ब्याज के साथ 1600 करोड़ रुपए और कार्रवाई की लागत के रूप में 1 करोड़ रुपए भुगतान करना होगा। इसके बावजूद सरकार में बैठे लोगों को इस फैसले की गंभीरता समझ नहीं आई। टीएमसी सांसद ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ ये निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है और फैसला केवल सोशल मीडिया पर डिस्कस होने के लिए आया है। एक सच्चाई ये भी है कि एक समय पश्चिम बंगाल देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में शुमार था, लेकिन आज वो निवेश के लिए तरस रहा है। आज के बंगाल की ये कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोक लुभावन नीतियों की वजह से हो रही धन की बर्बादी के चलते राज्य पर कर्ज का भारी बोझ है। इस स्थिति से निकलने के लिए शासन और प्रशासन में ईमानदारी की जरूरत है, जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। धन्यवाद।